नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज से तकरीबन 2-3 दिन कबल जिस वक़्त मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, अमरीकी तशवीश और पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की मकबूलियत के बाद वहाँ के थिंक टैंक्स की गुफ्तगू के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें मैंने हवाला दिया था कि शायद कुछ दिनों के बाद अमेरिका की जो सब कमेटी, कांग्रेशनल कमेटी है, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट की है, वो कमेटी जो है उसके अंदर एक मीटिंग करने वाली है, एक जैसे कहते हैं प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करने वाली है पाकिस्तान के इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल के अंदर। और उसमें डोनाल्ड लू को बुलाया जाना जो है वो एक ऑब्वियस बात हो गई है, क्योंकि ये उस वक्त ऑन एयर में था। अब इस वक्त ये बात जो है वाज़ेह हो चुकी हुई है और 20 तारीख मुकर्रर हो गई है। लेकिन उस वक्त गुफ्तगू करते करते मैंने पाकिस्तान की जो रजीम चेंज के बारे में मैंने एक रिसर्च आर्टिकल का हवाला दिया था, जो कि 20 मार्च 2022 को छपा था। और ये रिसर्च आर्टिकल जो है ये एक बहुत बड़ी खबर एजेंसी जो है उसने छापा है, जो कि एसोसिएटेड एजेंसी फ्रांस प्रेसी जो है उसके साथ APP जो है, ठीक है, उसके साथ, और हमारे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ भी ये एजेंसी जो है ये अपना वाबस्ता है। और ये अपनी जो इसकी जो न्यूज़ की इसकी फॉलोइंग है, तकरीबन 5 मिलियन व्यूज़ अक्रॉस ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑन विच मिलियंस ऑफ द व्यूज़ आर फ्रॉम द वेबसाइट एंड ओवर 4 मिलियन मंथली व्यूअर्स ऑन द सोशल मीडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50% इसके व्यूज़ पाकिस्तान से हैं और 100 कंट्रीज़ अक्रॉस से 50% इसमें USA और बड़ी क्रेडिबल किस्म की ये एजेंसी है। और इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट, खासी हैवी रिसर्च रिपोर्ट है कि इमरान खान को क्यों निकाला जा रहा है। उस वक्त तक इमरान खान को निकाला नहीं गया था। इमरान खान का तो पास टेबल हो चुकी हुई थी, 7 मार्च का अलावा सारी सूरत पेश आ गई थी। मैं इसकी रिपोर्ट, इसकी चंद एक चीज़ें आपके सामने पढ़ देता हूँ जो वो बता रही है कि ये वजह क्या बनी। अब सबसे पहले US was already annoyed with the PM Imran over his refusal to provide military bases on the USAF for the follow-up operation in the post-withdrawal of Afghanistan। पहली उसने कहा नाराज़गी जो है वो खासी जो है इस वजह से थी कि जब वे बेसिस देने से इनकार किया था इमरान खान ने, तो उसके ऊपर वो नाराज़ थे। Furthermore, the Pakistani PM Imran Khan refused to condemn Russia over the Ukrainian invasion and took an independent foreign policy stance based on the national security interest and allied with the country's main strategic ally China। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उस वक़्त जो था वो इनकार किया था रूस के यूक्रेन के ऊपर जो है रूस के हमले को कंडेम करना, और उसने चीन की पॉलिसी जो है उसको अपना उसका साथ दिया था। दूसरी है कि Pakistan under the leadership of Imran Khan further abstained from the UN General Assembly resolution sponsored by the US against Russia। ये भी हमने बता दिया कि वहाँ उन्होंने रशिया उससे अगेंस्ट गए नहीं थे, अब्सटेन कर दिया था। और अब्सटेन भी वैसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस के प्रेशर ने किया होगा, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ वॉर और पीस का मामला आ जाए तो यूनाइटेड नेशन की रूलिंग ये कहती है कि इफ यू एब्सटेन तो ये इन फेवर ऑफ वॉर ही जाता है। उसमें उसी पे ये हमने इराक़ के वक्त किया था कि हमने ईरान अमेरिका को भी खुश किया और लोगों को भी कह दिया कि हम बाहर चले गए, तो फॉरेन ऑफिस ने वहाँ एब्सटेन किया था। लेकिन वो एब्सटेनमेंट जो थी वो भी नाराज़गी थी। तो 2 मार्च को डोनाल्ड लू को बुला लिया गया था कि पाकिस्तान, श्रीलंका और इसके साथ साथ जो है भारत ये क्यों एब्सटेन कर गए हैं। तो उसकी पेशी के ऊपर फिर उसने कहा था ये इमरान खान ने खुद ही अपना जो खोपड़ी उसकी घूमी है और वो उसने वहाँ पर कर दिया। लेकिन असल उसमें कहा है कि उसके साथ ये था कि इन सारे मामलों के अंदर PM Khan's government was able to sail Pakistan through with much appreciation. Economic indicators of high GDP growth of 5.6, but despite कोरोना वायरस पेंडेमिक स्लो डाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, उसने देखा उसको तो उसकी इकॉनमी 5 to 6 जो है % पे उसकी GDP ग्रोथ रेट थी, जबकि हालांकि उसकी सबसे मसला ये था कि कोरोना वायरस उन ज़माने में आया। हिस्टोरिक राइज इन द एक्सपोर्ट, अनएक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन, लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट पोस्ट पेंडेमिक गेव पाकिस्तान मच नीडेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड PM Khan envisaged economic stability in Pakistan so as to formulate an independent foreign policy and free of the Western इकोनॉमिक बार्गेन। वो कहते ये हैं कि इसकी जो मैशत मजबूत पाकिस्तान की हो रही थी, तो उनको ये ख़तरा लग रहा था कि इमरान खान जो है ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना लेगा और जो इस वक्त उसके ऊपर जो दबाव है अमेरिका का और यूरोपियन नेशन का, वो दबाव जो है वो कम हो जाए। अगला उसका हिस्सा है कि रिपोर्टेडली US and Western envoys have
हेल्ड सीक्रेट मीटिंग विद पाकिस्तानी एग्जाइल लीडरशिप इन लंदन, कि लंदन में जो लंदन प्लान का जिसका जिक्र होता है, ये 22 मार्च का है, अभी इमरान खान जो है हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है, अप्रैल में गया था इन लंदन। Reports have revealed that the Indian agency's agent and the diplomats have also held such meetings. Some reports have circulated that even Israelis were present along with the Indian agents. कि इंडियंस जो थे वो भी अपने कुछ एनवाइज जो थे इन मीटिंग्स के साथ, जिनमें से इसराइली भी वहाँ मौजूद थे। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट पीएम इमरान खान हैड रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इसराइल डिस्पाइट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम द यूएस। डायरेक्ट प्रेशर भी था कि तुम उसको तस्लीम करो, बड़े अरसे से प्रेशर चला रहा है, मुशर्रफ के ज़माने से चला रहा है, और इनडायरेक्ट प्रेशर था वो था मोहम्मद बिन सलमान, वो जो मीटिंग जिसका उसमें जिक्र करते हैं, उसमें बड़ी नाराज़गी थी कि इब्राहिम अकॉर्ड फेल हो जाएगा अगर इमरान खान जो है उसको तस्लीम नहीं करते। फर्दर मोर पीएम इमरान खान held a bold stance against Israeli aggression in Palestine। बोल्ड स्टैंड लिया था और उसने उस पर गुफ्तगू की थी। फिर उसकी यूनिवर्सिटी, उसकी यूनाइटेड नेशन की तकरीरें हैं वो भी बड़ी खौफनाक उनको लगती थी कि ये तो बहुत बोल्ड बोलता है, इस्लामोफोबिया बोला, और भी इस तरह कश्मीर इशू पे। Some US and EU envoys and embassy officials have also been meeting with the opposition party leadership in Lahore। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप को भी मिलना, कराची एंड इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ जो उन्हें को अपोजिशन लीडर मिलता था। द अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग द रिलीजियस और पोलिटिकल लीडरशिप हैव क्लियरली थ्रोन देयर वेट अलॉन्ग विद द यूसुफ एनवर, कि तमाम जो मजहबी तंजीमें थी उन्होंने भी, बाकी चीज़ों ने भी उन्होंने अब वेट डाल। ये 22 मार्च की बात है, अभी इमरान खान को जाने में तकरीबन 3 हफ्ते पड़े हुए, तो उन्होंने कहा वेट डाल दिया, अब ये जाएगा। आखिर में उसने कहा कि ऐसा CIA करती किस लिए, इसलिए करती है कि regime change has been the mission of CIA and RAW in past few decades of these regime change missions across the world. Foreign trips hardly took over the hostile country, rather than opposition leaders the military takeover was done। वो कहता ये है कि अब इतने ज़्यादा अमेरिका ने अपने पंजे फैला दिए हैं कि उन्हें अब रजीम बदलने के लिए सद्दाम की तरह उसके अंदर दाखिल नहीं होना पड़ता, कि मुस्लिम मुल्क के अंदर दाखिल हो, मुल्ला उमर की तरह दाखिल होना पड़ता। उन्होंने ये काम अपोजिशन लीडर्स से करते हैं या मिलिट्री टेक ओवर से करते हैं। द US वांट टू टीच पाकिस्तानी PM Imran Khan a lesson for doing to speak against mighty America and in the national interest of Pakistan। तो वो कहते हैं कि इसको होश आनी चाहिए, ये माइटी अमेरिका के खिलाफ जो इसने जो गुफ्तगू की है। अब आते हैं 20 तारीख की पेशी, और ये कांग्रेचुअल कमेटी है क्या चीज़। 20 तारीख की पेशी का ये नोटिस है जो डोनाल्ड लू साहब को दे दिया गया। द सब कमेटी ऑफ द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया विल कन्वीन ए हियरिंग एंटाइटल्ड पाकिस्तान after the election, examining the future of democracy in Pakistan and the US-Pakistan relationship on Wednesday, March 20th। ये उन्होंने, अगरचे के लोग कहते हैं कि यहाँ फिर पोस्ट इलेक्शन डिस्कस होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पोस्ट इलेक्शन फिनोमेना जो है इसके अंदर प्री इलेक्शन रिगिंग भी आएगी, ऐसा हो नहीं सकता। कोई आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त तो अपना नवाज शरीफ साहब जीता हुआ है, प्राइम मिनिस्टर है, मरीम नवाज भी प्राइम मिनिस्टर है, जरदारी, तो इसका मतलब यह है तो फिर उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो बहुत काम है भाई। तो पोस्ट इलेक्शन तो यही आगे और ये उनके साथ चल रहे। नहीं, क्या ये गवर्नमेंट स्टेबल है और क्या ये गवर्नमेंट अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है? क्या इनका अवाम पर कंट्रोल मजबूत है, या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ मिलकर भी अवाम को कंट्रोल कर सकती है, या फिर हम उससे एक नफरत के सैलाब हमारे सामने ले आएंगे? तो उसमें वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स आएंगे कि इमरान खान का निकलना, उसका जाना, उसके अंदर सारे डिप्लोमेट्स का वहाँ पर अपोजिशन लीडरों को मिला, ये सारा जो है कल डिस्कस होगा। अब इसकी एक जो मेंबरशिप मैं आपके सामने रखता हूँ, पावर्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह 22 तारीख को हम मुकम्मल तौर पे बैठेंगे और उसके साथ इस पर डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये लाइव दिखाया जा रहा है। जिस तरह काजी फाइज साहब का दिखाते हैं ना, तो वैसे ही आप दिखाएंगे, ज़रा सा अंग्रेज़ी का होगा, कोशिश करेंगे इसको साथ साथ तर्जमा भी कर दिया। तो ये जो कमेटी है, सब कमेटी है मिडिल ईस्ट, इसके एक तो रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन जो हैं ये इसके चेयर करते हैं, इसको रिपब्लिकन सेनेटर हैं। दूसरे रिपब्लिकन सेनेटर हैं वो डीन फिलिप्स हैं। तीसरे रिपब्लिकन सेनेटर जो हैं उनका नाम है ब्रायन मस्त, और चौथे हैं वो टिम बुखारस्ट, और ये सब अभी रिपब्लिकन चल रहे हैं। और रिपब्लिकन उसके बाद है रॉनी जैक्सन, फिर एक और रिपब्लिकन सेनेटर है उसका नाम है माइकल लॉयर, और फिर रिच कॉर्मिक, ये एक रिपब्लिकन है। अब रिपब्लिकन जो है ये बेसिकली ट्रंप की पार्टी है, और दूसरे इसके साथ साथ जो है डेमोक्रेट्स हैं, जो कि बाइडेन साहब की पार्टी है, ब्रैड शर्मैन और जनरल कॉनले, और उसके बाद कैथी मैनिंग और गेब एमो काला है, एक खातून भी इसके अंदर है। लेकिन इसकी ज़रा सब पावर्स बढ़ देंगी, एक कमेटी जो है इसके इख्तियार क्या करेगी क्या।
matters affecting the political relations between the United States and the countries of the region, including resolutions or other legislative measures directed टू सच रिलेशन। उसने कहा है कि तमाम जितने मुल्कों के अंदर हमारे बारे में जो कानून साजी होती है, पहले तो हम वो देखेंगे। ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ को कानून बन रहा है, हमारे इंटरेस्ट को खराब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो क्या पाकिस्तान जो है उनको तस्लीम तो नहीं कर रहा, या पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बना रहा, उनको तजारत की आज़ादी नहीं दे रहा, इस तरह की चीज़ें। ईरान के साथ पाइपलाइन तो नहीं बढ़ा, तो उसको देखेंगे। सेकेंड, लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर असिस्टेंस आउटसाइड द फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, बाउंड्री इश्यूज़ एंड इंटरनेशनल के, यानी असिस्टेंस के अलावा जो हम लोगों को पैसे वैसे देते हैं इस तरह के, उसका क्या लेजिस्लेशन अमेरिका कर रहा है, ये दोनों अमेरिका में कैसी हो रही है, हमारे यहाँ कैसे, दोनों को देखें। लेजिस्लेशन विद रिस्पेक्ट टू द रीजन और कंट्री स्पेसिफिक लोन और अदर फाइनेंशियल रियलिटीज़ आउटसाइड द फॉरेन असिस्टेंस, ये है इंपॉर्टेंट कि फॉरेन असिस्टेंस एक होता है जो आपको पैसा मिलता है फॉरेन एड में, यानी मुफ्त, जैसे, लेकिन कोई भी जैसे कहते हैं ना फ्री लंच कोई नहीं होता। ये जो इमदाद अमेरिका देता है, जो ख़ास तौर पे डिक्टेटरों के ज़माने में देता है, उसके अलावा जो पैसा है वो पैसा कौन सा है, वो है IMF। 20 तारीख को देखें क्यों बुलाई गई है, IMF का मिशन 20 तारीख तक मुकम्मल हो जाएगा। वो अंदाज़ा कर देगा कि पाकिस्तान की मईशी हालत कैसी है, उसको पता चल जाएगा कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है, ना ये टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं, ना इनको फॉरेन रेमिटेंसेस मिलेंगी, ना इनकी इकॉनमी ठीक है, बंदे इनके इन्वेस्टर उठ के बाहर भाग रहे हैं, इनका सारे का सारा ब्रेन ड्रेन शुरू हो गया है। अब अगर आप पाकिस्तान जो है हमारे ऊपर कहने पे एक टांग नहीं 2 टांगों को ऊंचा करके खड़ा होगा ना, बगले से भी ऊपर कमाल दिखाएगा, तब हम इसको देंगे। तो इसको भी उन्होंने वहाँ पर असेस करना है, ये भी उनकी पावर। लेजिस्लेशन एंड ओवरसाइट रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर कंट्रीज एंड ओवरसाइट द रीजनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। रीजनल लैंडिंग मतलब एशियन बैंक जो पैसे पाकिस्तान को देगा वो कैसे दे रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है। हालांकि एशियन बैंक के अंदर अमेरिकन का पैसे कम है, जापानीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन चूँकि जापान पे उनका कंट्रोल है, जापान को वो 37% जो पैसे अक़वाम मुत्तहिदा के लेते हैं, और जापान का वोट तक नहीं है वहाँ पर। आप देखें ना, जापानीज इन्वेस्टर जिस वक्त चागी में वहाँ पर था तो धमाका हो रहा था, तो जापानीज इन्वेस्टर था वो कायल करने के लिए ढूंढता डांटता पहुँचा, तो हम मुलाकात तो हमने करने नहीं देनी थी, तो मेरे साथ उसका वो जो है वो हो गया, एक जैसे कहते लंच में किया हुआ था, लंच में बैठा, तो मुझे मेरी बातें करते करते मैंने कहा तुम 37% देते हो वहाँ पर, और तुम्हें तो वहाँ पर वीटो का हक नहीं है, जबकि साथ से पैसे तुम बर्दाश्त करते। कहते हाँ बस ये तो प्रेशर है। मैंने कहा तुम मुझे ये बताओ कि अगर जापान के पास एटम बम होता 1945 में, तो क्या तुम पर कोई एटम बम बरसाता? तो उसका सच्चे रहस्य हो गया। कहते हाँ बिल्कुल कोई नहीं डालता। तो मैं कहा फिर हम पाकिस्तान को क्यों रोक रहे हो? तो जापानीज़ जो है वो वहाँ पर फिर भी ओवरसाइट अमेरिका के, ओवरसाइट ऑफ द बेस राइट्स एंड अदर फैसिलिटीज एक्सेस एग्रीमेंट्स एंड रीजन। इसके बाद बाकी अब ये पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने ये बुलाया है। इसके साथ साथ उन सेनेटर्स की जो है वो दरख्वास्त मैं डिस्कस कर सकता हूँ, वो भी ऐसी है कि जिसकी वजह से इस मामले को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं इस वक्त अमेरिका के अंदर हवा मिली, और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अखबारात की जीनत बना हुआ है और मुख्तलिफ प्रेस पे गुफ्तगू हो रही। लेकिन इस तनाज़र में ये मसला बना क्यों है और ये मसला इस तरह का हुआ क्यों है कि सारों को एकदम हो गया। एक तो ये है कि अमेरिकन के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि अमेरिकन जो हैं वो किसी भी मुल्क के अंदर अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। मुशर्रफ अगर उनको इस काबिल नज़र आया था कि वो अमेरिका कंट्रोल कर सकता है, तो वो उनको पता था, क्योंकि उन्होंने इसीलिए उसकी मुखालफ अपोजिशन जो थी नवाज शरीफ उसको एग्जाइल कर दिया था, और ख़ुद उसका इतराफ़ है उसका बिल क्लिंटन का कि जिस वक्त नवाज शरीफ मेरे पास आया है कारगिल इशू के अंदर, तो उसने कहा था मेरी जान से मार देंगे, तो मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तो तब वो कहता है कि मैंने उसको साद हरीरी को और उसको कतरी को और बाकियों को भेजा था कि जाओ इसको वहाँ से निकाल के लाओ, और साथ सऊदी अरब से प्रेशर डलवाया था। वो बकायदा बिल क्लिंटन इसको क्लेम करता है इस सारे मामले के अंदर। तो उनको उन्होंने निकाला ताकि मुशर्रफ की अपोजिशन ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी वैसे उसके साथ उन्होंने बाद में एग्रीमेंट करवाना था, सारों को लंदन में सब कुछ करते रहे। मुशर्रफ ने कंट्रोल किया और जो वो चाहते थे हुआ। उसने चाहते थे कि 1,75,000 फ़ौज जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर रहे, ताकि तालिबान अगर भाग के निकलें तो वापस अफगानिस्तान में आएँ और हम उन्हें फिर उनके मारें। यहाँ से जो बंदे भाग के जाएँ उनको पकड़ के ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को दिया जाए, वो गुआंतानामा बे में रखे। 600 बंदे उसने पकड़ के दिए।
फिर यहाँ पर उसने जो पार्टियों के साथ हशर किया, 2 ढाई साल जो उसने नैप का वो किया, कोई चूँ चाँ नहीं बोलती थी, कोई जुलूस उसके खिलाफ नहीं निकलता था। यहाँ तक कि जब 12 मई हुआ है कराची के अंदर और उन्होंने जो 100 के करीब बंदे मार दिए हैं MKM वाले में, तो उसने यूँ ऐसे करके कहा था, ये देखा, उन्होंने दिखाई अपनी ताकत। तो अमेरिका को सारा कुछ उनको पता था, तो इसलिए अमेरिका से ये बात कर दे रहा। लेकिन जब अमेरिका को पता चल गया कि अब अमेरिका जिसका मुशर्रफ का जो है लूज़ हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, खबरें वहाँ पर पहुँच गई थी, डिस्कस होने लगती थी कि पाकिस्तान की आर्मी के ऑफिसर्स को ये कह दिया गया है कि आप अपनी वर्दी जो है दफ्तर में रखें और आप वर्दी पहन के दफ्तर ना आएँ। और ये बहुत बड़ा था कि इसका मतलब यह है कि आप पब्लिक में आप फौजी वर्दी के साथ नहीं जा सकते। और ये वजह क्या थी कि वो बम धमाके हो रहे थे, बाकी चीज़ें हो रही थी। और 2007 का जो जामिया हफ्सा का एक्सीडेंट है, वो भी अमेरिका को यकीन दिलाने के लिए क्या था कि हम कुछ भी कर सकते हैं जहाँ चाहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब तो कियानी आए। और फिर वो कियानी आ गया और कियानी की को बाकायदा उन्होंने एक्सटेंशन भी दिलवाई उससे, जरदारी से कह के, और उसके साथ साथ वो जो क्या नाम है वज़ीर आज़म जैसे गिलानी साहब, उनसे कह के। और उसके ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह उसको कियानी की एक्सटेंशन उसको बाकायदा ओबामा की से मिलवाया गया था चोरी ऑरेंज मीटिंग के अंदर। ये सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका का दूसरा है कि अगर कोई कुव्वत कंट्रोल नहीं रखती तो फिर वो डेमोक्रेटिक कुव्वतों के साथ मिला के बना के रखता है कि भाई इनसे मिलो। आपको याद होगा कि बर्मा में जब तक उन्होंने उसका कंट्रोल था वहाँ पर, तो उन्होंने आंग सान सू की को हीरो शीरो बनाए रखा। और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर आंग सान सू की पॉपुलर हो गई तो उसके साथ बिस्मिल्लाह आ जाए, आप ही तुम्हारी हीरो हैं, अब हमें नोबेल प्राइज़ दे देंगे और हमने उसको जिता देंगे। लेकिन वो चाइना फिर बीच में कूदा और उन्होंने उसको इस दफ़ा इलेक्शन में नहीं आने दिया। ये है सारा सिनेरियो। इस सिनेरियो के अंदर अमेरिका के अंदर एक तो सोच ये पैदा हुई, दूसरा उनके अंदर सोच ये पैदा हो गई है कि ट्रंप जो आ रहा है, ट्रंप जो है ये पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में हमारी वो सारी की सारी इस वक्त जो वॉर इन्वेस्टमेंट चल रही है यूक्रेन के अंदर, उस वॉर इन्वेस्टमेंट को ये आके तबाह बर्बाद कर देगा। और ट्रंप के सामने तो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि अमेरिकन पॉपुलेशन इतनी पॉपुलर स्पोर्ट उस बंदे को मिल चुकी हुई है कि ना तो वो उसके सामने निकी हैली को खड़ा कर सके हैं और ना बाइडन। आज बाइडन की जगह को और भी खड़ा कर दें तो वो कभी भी नहीं जीत, मतलब अगर हैली क्लिंटन अगर आ जाए तब भी उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल वो नहीं होगा जो कि सूरत है। बाइडन की कमज़ोरियाँ भी उसने ट्रंप में उस पर मैं जाऊंगा कि क्या कमजोरियां से बताइए, लेकिन उसने क्या बताया है अमेरिका के बारे में। और वो चाहता यह है कि अमेरिका को इन किस्म की जंगों से निकाला जाए। वो चाहता यही है कि पाकिस्तान आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे, ईरान से पेट्रोल लेता है तब ले, वो अगर अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात बनाता है तब बनाए। मैं इकॉनमी को कहता यह है कि 23,000 अरब डॉलर जो है आपके अमेरिकन कौम पे कर्जा डाल दिया है, और 23,000 नहीं 23 ट्रिलियन डॉलर के कभी हो चुका है। एक ज़माने में सूरत हाल ये थी कि 16 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन डेट था, 15 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकन GDP थी। ये दोनों बनते हैं 31 ट्रिलियन डॉलर, और 32 ट्रिलियन डॉलर जो हैं ये अमेरिका के सरमायादारों ने टैक्स अवेड करते हुए, चोरी करते हुए केमन आइलैंड में रखे हुए थे। और कोई बंदा नहीं बोलता था, कोई बंदा, इसलिए कि वो 6 अरब डॉलर जो पकड़ा देते थे इलेक्शन कैंपेन के लिए और वो चुप हो जाते थे। 1922 से 23 के अंदर रॉकफेलर जिंदा होता था उस वक्त। तो एक बंदे ने कहा कि ये पैसे मंगवाओ केमन आइलैंड में, तो रॉकफेलर का स्टेटमेंट बड़ा खास, अमेरिकन वैसे ही बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, डॉग ये वो सन ऑफ बिच तो आम उनके ज़ुबान के अंदर होता है। तो उसने कहा था यू आर अ डॉग, यू शुड बार्क फ्रॉम आवर साइड, तुम हमारे कुत्ते हो, हमारी तरफ से भौंका करो। तो ये ट्रंप चूंकि उस पूरे कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा है, वो कभी भी उनका जो है ना अलामती सदर नहीं रहा। जैसे उनके अलामती सदर होते हैं, जिमी कार्टर को उठा लिया, डिक्सन को उठा लिया, किसी प्रोफेसर को उठा लिया, किसी और बंदे को उठा लिया, किसी एक्टर को उठा लिया। ये जो अब सूरता के हम थिंक टैंक उन पर हावी रहें, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो कहते हैं कुछ ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं होता, उसने जो तकरीर की है उससे सब डरे हुए हैं। इससे पहले अगर हम कोई इलेक्शन कैंपेन चलनी है तो हम कम से कम और कुछ नहीं, इन हुकूमतों के अंदर जो इस जहाँ से हम निकलते जा रहे हैं, मतलब चीन और अपना सऊदी अरब और ईरान ने जो पैक्ट बना लिया, ट्रंप ने उसका भी जिक्र किया। तो इसके बाद हम तो निकल गए इलाके से, क्योंकि हम तो उनको लड़ाना चाहते थे और वो आपस में सुलह कर रहे। वो कहता था USA इज अ मैस। USA जो है ना, ये एक इस वक्त बहुत बजाते खुद एक बहरान बन चुका है। और इकॉनमी इज़ क्रैशिंग, हमारी इकॉनमी जो है वो तबाह हो रही है। इन्फ्लेशन इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लेशन जो है मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और बैंक्स आर फेलिंग, हमारे बैंक जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं। रशिया हैज़ जॉइंड विद चाइना, सऊदी अरेबिया एंड हैज़ जॉइंड विद ईरान, कि रूस और उसने चीन के साथ मिलके उसने ईरान को भी साथ मिला लिया है।
North Korea have formed together as a menacing एंड डिस्ट्रक्टिव कोलिशन कि जब इनके साथ नॉर्थ कोरिया मिल गया है तो ये एक मेनस यानी एक वबा के सूरत पर जो कि तबाहकुन कोलिशन बन चुकी है हमारे खिलाफ। और करेंसी इज कोलैप्सिंग, हमारी जो करेंसी है वो गिर रही है एंड डॉलर विल सून नो लॉन्गर बी द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। और मैं आप देख रहा हूँ कि अगर ये ताकतें मिल गई और उन्होंने जैसे सोने के अंदर खरीद फरोख्त शुरू की थी, पेट्रोल की, या रूबल आ गया है, या इस वक्त चाइना में जो युआन चल रहा है, तो एक दिन जो हमने गोल्ड स्टैंडर्ड की जगह डॉलर को स्टैंडर्ड रखा हुआ है तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा और कोई परे पल्ले नहीं रहेगा। कैन यू बिलीव दिस? क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो? एंड दैट विल बी आवर ग्रेटेस्ट डिफीट इन ओवर 200 ईयर इफ़ वी लूज द डॉलर। और 200 साल की अमेरिकन हिस्ट्री, आप 1777 में अमेरिका बना है, उसके बाद बनते बनते आगे 200 साल की अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी डिफीट होगी। देयर इज़ रियली ए गुड चांस दैट वी विल, एक चांस है कि हम कुछ कर रहे हैं, बट इट वोंट हैपन विथ मी, ये कभी भी नहीं होता, मेरी वजह से नहीं होता। नॉट इवन ए स्मॉल चांस, ये ऐसा कभी स्मॉल चांस भी नहीं था कि हम इस हालत में पहुंचते। जस्ट लाइक रशिया वुड नेवर हैव इन्वेडेड यूक्रेन, मैं अगर होता तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला नहीं करना था। लाइक चाइना वुड नॉट हैव इवन थॉट अबाउट रेडिंग ताइवान, और ताइवान में भी को चाइना ने सोचना नहीं तक, ताइवान वुडंट हैव हैपेंड, ये कभी ऐसा नहीं होता। इसके बाद फिर उसने जो बाइडन के साथ की, आपको पता ही है, शरारती आदमी है, उसने उसकी चाल वाल की भी बड़ी किया कि चलता ऐसे है, बुढ़ापे में इसको लंबी उम्र पता नहीं कैसे दे रहे हैं, इसको दवाइयों से क्रचेस लगा लगा खड़ा किया, मतलब उस हर जगह उसकी तकरीरें नहीं। और अगर वो इस वक्त डिबेट में आ गया, नेशनल डिबेट, और पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो डिबेट के अंदर आ गया, इशू बन गया, और उससे नेशनल डिबेट था, और उन्होंने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान जैसी अवाम की अक्सरियत को सिर्फ एक साइफर लिख के और इलेक्शन के अंदर ऐसी क़ुव्वतों को सपोर्ट करके और उनके हर जायज़ नाजायज़ को ऊपर पर्दा डाल के इन्होंने एक पाकिस्तान जैसी कौम के, जो कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर द ओनली प्लेस फॉर अमेरिका रिफ्यूज रह गई है, और कोई जगह नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुका हुआ है, उसके ऊपर ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन तक अमेरिका जो है नज़र नहीं आता, ना ऊपर नॉर्थ जो है इलाका जो है साइबेरिया से लेकर नीचे तक कहीं भी नहीं। इराक़ के अंदर उसकी प्रेजेंस जो है वो बस ऐसी है कि ईरान चाहेगा तो वहाँ ज़िंदा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। शाम के अंदर भी उसकी लड़ाई है रूस के साथ, देर ज़ूर में उसने ख़त्म कर दिया। चाइना और सऊदी अरब इसकी कोलिशन के बाद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। इंडिया उसका ट्रस्टेड फ्रेंड उस तरह नहीं बन पाया अभी तक जिस तरह उस पर भरोसा करता था। ज़ाहिर बात है इंडियन अपनी जो पॉलिसी अपने हिसाब से चलाते हैं, वो अमेरिका के लिए ना मरने के लिए तैयार होते हैं और ना अमेरिका के लिए अपने घर को ईंधन बनाते हैं। ना वहाँ इंडिया चाहेगा कि मैं अमेरिका का साथ दूँ, तो पाकिस्तान ने 75,000 लोगों की लाशें कंधे पर उठा ली थी, हम नहीं उठाएंगे, रह गया पाकिस्तान। और अगर पाकिस्तान के दिलों में अमेरिका की नफ़रत जिस तरह बढ़ती जा रही है और वो समझते हैं कि हम पर जो जुल्म हो रहा है ये कभी भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकती थी अगर अमेरिका की थपकी, तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी जो है उसके अंदर उसी तरह कहीं लोग काबज़ ना हो जाएं, अगर कहीं जैसे कि ईरान में काबज़ हुए थे। और आज अच्छे तल्लुकात के बावजूद भी ना ख़ामेनी ये कर सकता है, ना उनका कोई सदर कर सकता है, ना अहमदीनेजाद कर सकता था कि अमेरिका को इजाज़त दे कि तुम अपना सफारत खाना खोल लो। ये हालत आने से पहले वो कहते हैं कि अमेरिकन डिबेट में आ जाए ये इशू, और कह दें कि ये बाइडन ने हमें निकाल के तवा बर्बाद कर दिया है। उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी। उसने यहाँ तक कि जब इस वक्त अफ़गानिस्तान से लोगों को निकाल रहा था तो उसने ऐसे निकाला था कि 1.5 लाख बंदा जो था वो एयरपोर्ट पे फंस गया था, उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया था। और फिर ब्लिंकन को बुला के कांग्रेस ने 20,000 लोगों के बाकायदा वीज़े जारी करवाए थे, और पाकिस्तान में उनको टेम्परेरी स्टे दिलवाया गया था जहाँ से वो लोग गए थे। वो कहते हैं ये अगर आ गया तो बड़ा खौफनाक होगा। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। यही वजह है कि ये वाहिद कमेटी है जिसके अंदर अक्सरियत रिपब्लिकन सेनेटर्स की है। ना भी कुछ हो, अगर ये एक किस्म की रूलिंग पास कर देती है कि पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को रिकग्नाइज ना किया जाए, जैसे 31 सेनेटर्स ने वो लेटर लिखा था जब मैंने आपको बताया भी था, तो फिर ये हो सकता है कि ये ऐसी बनाए कि वो जो वहाँ भी शिकस्त दिलवा दे उसको बाइडन को मुकम्मल तौर पे, और फिर जब बाइडन को शिकस्त होगी और यहाँ हम बाइडन के कंधे पे सवार होंगे और मुस्तकिल उसी पास चलेंगे, तो फिर हम भी खैर बनाएं। 20 तारीख बहुत अहम है, कोशिश करेंगे कि लाइव आपके सामने
9:15 बजे हमारे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक वो दिखाई जाएगी। हम साथ साथ तबसरा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।